हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अपन किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। राजस्थान जो आरबीएनएल जेई है, एई है, एसएससी जेई है, या हिंदुस्तान का आप कोई भी जेई एई का एग्जामिनेशन देते हो, तो उन सभी के लिए जो सीरीज़ है अपन क्या कर रहे हैं, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स अपन क्या कर रहे हैं, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो जितने भी वीडियोस अपलोडेड होते हैं ये आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट कर लिया है और अभी अपन चल रहे हैं पावर सिस्टम के। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, तो आई होप आप उन चीज़ों के कंटिन्यूएशन में ही पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं अपन पावर सिस्टम के बारे में। तो पावर सिस्टम के अंदर अपन ने अभी तक इससे पहले पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ा, केबल्स पढ़े, अलग अलग शॉर्ट नोट्स के रैंडम टॉपिक्स पढ़े। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हम बात करते हैं द नेक्स्ट, अपन जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बस क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं? बस क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी बात होती है पावर सिस्टम के अंदर बसेस की, है ना, जैसे बस होता है, आपने पढ़ा होगा लोड बस, जनरेटर बस, स्लैक बस, ये अलग अलग प्रकार के बसेस हैं। तो बस कहाँ पे पढ़ते हैं? पहली बात तो जब बसेस की बात होती है ये अपन पढ़ी जाती है लोड फ्लो एनालिसिस में। कहाँ पे? लोड फ्लो एनालिसिस में। लोड फ्लो एनालिसिस में अपन को क्या करना होता है? अल्टीमेटली जो लोड फ्लो है, मतलब एनालिसिस करना होता है किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क का, जहाँ पे अपन वाई बस के थ्रू अपन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गॉस सीडल मेथड होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, इस प्रकार के जो मेथड्स होते हैं। फिर अल्टीमेटली वहाँ से अपन को पी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, लोड एंगल, ये सब अपन को जो फिजिकल क्वांटिटीज है किसकी, पावर सिस्टम की, वो अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसी रेस्पेक्ट में अपन पढ़ते हैं बसेस सबसे इनिशियली। तो अब इधर देखो, अब बात आती है आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, अपन वो पढ़ेंगे। मैं बात करता हूं बसेस। तो तीन प्रकार की बसेस अपनी होती है, लोड बस, सेकंड वन इज जनरेटर बस, थर्ड वन इज स्लैक बस। ठीक है। अब देखो, कोई भी बस की बात होती है या फिर किसी भी पावर सिस्टम की, तो चार ऑपरेशनल क्वांटिटीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो कौन सी है? तो जब भी किसी पावर सिस्टम की बात होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड लोड एंगल, इन चार क्वांटिटीज को हम क्या करना चाहते हैं? आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली लोड फ्लो एनालिसिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आपको एट ए टाइम चारों क्वांटिटीज पता नहीं होती है। या तो दो पता होंगी, या फिर कोई दूसरी पता होगी, तीसरी नहीं पता होगी, दो कोई दूसरी पता होगी। तो अब आपको क्या करना होता है? विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड्स सच एज न्यूटन रैप्सन, गॉस सीडल, मॉडिफाइड गॉस सीडल, है ना, फास्ट डिकपल्ड, है ना, डीकपल्ड, ये प्रकार के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना होता है? पी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड लोड एंगल। ठीक है ना। तो अब देखो, मैं बात करता हूं लोड बस की। तो लोड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो बस क्या होता है? अल्टीमेटली जहां से हम पावर को टैप करते हैं या फिर पावर को इंजेक्ट करते हैं। इतना आप समझो कि कोई भी, जैसे आप पावर को टैप करना है आपको, या फिर पावर को इंजेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड बस सिंपली। ठीक है। तो इधर देखो, मैं बात करता हूं, अब चार क्वांटिटीज है। मैं कह रहा हूं कि हर बस पे एट ए टाइम दो क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होती है, मतलब वो हमें बता दी जाती है, और दो क्वांटिटीज हमें नहीं पता होती, मतलब दे आर अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज। अब बात आती है कि कौन से पे क्या स्पेसिफाइड होगी, क्या नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं लोड बस की। तो लोड बस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसी जगह है जो लोड साइड पे है, लोड पे। अब लोड से आप क्या टैप करोगे? पावर को टैप करोगे। इट मीन्स आप वहां से पावर को टैप करोगे, तो एक्टिव पावर जो आपका मेन पावर है, क्या उसको टैप करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल टैप करोगे। किसको? तो सबसे पहली जो क्वांटिटीज आपको लोड पे पता होगी, वो क्या पता होगी? एक्टिव पावर, नो डाउट। अब आपका अल्टीमेटली पर्पस लोड पे क्या है? पावर को टैप करना। तो एक्टिव पावर आपको पता होगी, तो जब भी आप लोड लगाओगे तो लोड पे आपको एक्टिव के साथ साथ रिएक्टिव भी पता होगी। कहां पे? लोड साइड पे। तो क्या मैं इस बात से, मुझे ये एक कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है, एट द लोड साइड there are two specified quantity which are active power P and the reactive power Q। ठीक है। तो यहां पे इसके स्पेसिफाइड क्वांटिटीज क्या हो गई? एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब दो स्पेसिफाइड है,
P और Q तो अनस्पेसिफाइड क्या हो जाएगी, मॉड V वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड डेल, तो ये हो गई इसकी अनस्पेसिफाइड क्वांटिटीज। अब लोड बस पे PQ प्रेजेंट था तो इस बस का एक और नाम हम दे देते हैं, हम इसे क्या बोल देते हैं, PQ बस। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं जनरेटर बस की। किसकी बात हो रही है, जनरेटर, मतलब कौन सी साइड की बात हो रही है, जहां से पावर का जनरेशन हो रहा है। अब जनरेशन हो रहा है तो देखो जनरेशन हो रहा है, अल्टीमेटली कोई भी जनरेटर की जब भी बात होती है तो जनरेटर का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, पावर, भाई पावर को क्या करना, इंजेक्ट करना सिस्टम में, पावर को सप्लाई करना। तो हकीकत में किसी भी सिस्टम को फिजिकली किस पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव पावर की। तो आपको पहली क्वांटिटी कौन सी पता होगी, एक्टिव पावर, ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरी बात होती है जनरेटर में जब भी आप क्या करते हो, जनरेट करते हो तो स्पेसिफाइड वोल्टेज लिमिटेड पे जनरेट करते हो। जैसे आपने सुना होगा 11 kV जनरेटर के 3 सेट लगे हुए हैं, मतलब 11 × 3 33 kV। तो आपको कौन सी क्वांटिटी पता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं कह सकता हूं जनरेटर बस पे कौन कौन सी क्वांटिटीज है, PV। तो इस पे स्पेसिफाइड क्वांटिटीज कौन सी होगी, एक्टिव पावर एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड। अब ये स्पेसिफाइड है तो अनस्पेसिफाइड कौन सी हो जाएगी, Q एंड डेल। तो क्या जनरेटर बस का नाम क्या हो जाएगा, PV बस। बात समझ में आई? चलो आप साथ साथ लिखते जाइए। फिर बात करते हैं स्लैक बस की। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी प्रकार की बसेस होती है। अब क्या होता है कि जब भी आप लोड फ्लो एनालिसिस करते हो, किसकी बात हो रही है, लोड फ्लो एनालिसिस की, तो कोई जनरेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो एक बस ऐसी आपको माननी पड़ती है या उसमें गिवन होती है कि स्लैक बस ये है कि स्लैक बस कौन सी, मान लीजिए 50 बसेस है किसी सिस्टम के अंदर, तो आपको बताया जाता है कि दिस बस 48th नंबर की जो बस है वो क्या है, स्लैक बस। अब स्लैक बस का पर्पस क्या है, स्लैक बस का जो पर्पस है वो अल्टीमेटली ये है, जो भी सिस्टम के लॉसेज हैं उसको सप्लाई कौन करेगा, उसको सप्लाई अल्टीमेटली आपकी कौन सी करेगी, स्लैक बस। तो जब ये लॉसेस को सप्लाई कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इट इज लाइक ए रेफरेंस बस, और समटाइम्स वी से इट इज सप्लाइंग द लॉसेस। और किसी भी सिस्टम के अंदर स्लैक बस का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी सिस्टम में स्लैक बस डिफाइन नहीं होगी तो वहां पे कभी भी पावर फ्लो एनालिसिस कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इन ए लोड फ्लो एनालिसिस इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ए स्लैक बस। पहली बात तो ये। अब देखो यहां पे जो बात होती है स्पेसिफाइड क्वांटिटीज की, तो मैं यहां लिख देता हूं सप्लाई लॉसेस, ठीक है, या फिर समटाइम्स रेफरेंस बस भी बोल देते हैं। अब देखो यहां पे स्पेसिफाइड जो क्वांटिटीज है वो है वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड लोड एंगल। अगर वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल बताया गया है तो स्पेसिफाइड क्या हो जाएगा, PQ। तो ये बात हुई अपनी बस क्लासिफिकेशन। तो लोड बस मेरे को जल्दी जल्दी बताइए कौन सी बस आपको याद रखना है, लोड पे PQ, जनरेटर पे PV, और जो स्लैक पे इसका उल्टा कर दो लोड का कि भाई PQ है, यहाँ पे एब्सेंट, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, मॉड V एंड डेल। तो ये बात हो गई बस क्लासिफिकेशन। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं फ्लैट रेट टैरिफ की। किसकी बात हो रही है, फ्लैट रेट टैरिफ। अब सबसे बात आती है व्हाट इज फ्लैट रेट टैरिफ। पहले तो बात आती है व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ का मतलब ये होता है, देखो क्या होता है, आपके घर में बिजली आ रही है, आपके सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या होता है जो भी आपको सप्लाइंग एजेंसी है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, अपनी कौन सी है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग एजेंसी है, वो क्या करती है, आपको किसी ना किसी बिजली की यूनिट तय होती है ना। अब जैसे मैं बात करूं, आप सपोज घर में हो, आपका कमर्शियल लोड पे नहीं हो, होम लोड है आपका, सिंपली मैं बात करूं, या फिर कोई रूरल पे भी हो सकता है, अलग अलग कोई कमर्शियल पे भी हो, तो क्या सभी से एक प्रकार की कॉस्ट पे बिजली ली जाती है, पैसा लिया जाता है, नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कंपनीज हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, ये कोई ना कोई टैरिफ आपसे किसी ना किसी एक
फॉर्मूले पे क्या करती है, पैसा वसूलती है। तो ये अलग अलग प्रकार की टैरिफ्स होती है, फ्लैट रेट टैरिफ होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, कांस्टेंट बेस्ड होती है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं फ्लैट रेट। इसका सेपरेट वीडियो भी अगर इंपॉर्टेंट लगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्लैट रेट टैरिफ। तो टैरिफ समझ में आया। अब बात करते हैं फ्लैट रेट टैरिफ में। तो फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है, मैं बात करता हूं व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, बात हो रही है जब अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स है आर चेंज्ड एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई कमर्शियल वाला बंदा है और कोई डोमेस्टिक बंदा है, कोई रूरल है, तो मान लीजिए कमर्शियल वाले से 15 यूनिट पर यूनिट ले रहे हैं, 15 रुपए पर यूनिट। डोमेस्टिक से ले रहे हैं 10 रुपए पर यूनिट, और जो आपका रूरल वाला है उससे लिया जा रहा है 5 रुपए पर यूनिट। मतलब जितनी आप ज्यादा बिजली खर्च करोगे उतना आएगा आपका फ्लैट रेट टैरिफ में। तो फ्लैट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पे ये नहीं देखते कि आप सिस्टम से कितनी रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या ये नहीं देख रहे कि आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, वो भी नहीं देख रहे। तीसरी चीज आपका यहां पे कोई फ्लैट रेट टैरिफ है, मतलब अगर ये कमर्शियल वाले 1000 मान लीजिए दिन में ये 10,000 वाट बिजली किलोवाट आवर, मान लीजिए 10,000 किलोवाट आवर, मतलब 10,000 किलोवाट आवर मतलब 10 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। 10 तो नहीं, 100 मान लीजिए, 100 यूनिट बिजली को क्या करते हैं, यूज करते हैं। डोमेस्टिक वाला कितना यूज करता है, 10 यूज करता है। ये मान लीजिए ये 12 करता है, क्योंकि रूरल में सपोज आपको पंप चलाना है। तो कमर्शियल वाले को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि ये अपनी बिजली को कम चलाए। ज्यादा खर्च करेगा तो भी उतनी रेट आनी है, कम करेगा तो भी उतनी आनी है। इसको मतलब कोई कंपनसेशन नहीं है कि अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो हम आपकी रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि भाई आप कमर्शियल कर रहे हो या फिर आप कम कर रहे हो। तो ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं, मतलब फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है। और डोमेस्टिक में भी वही है। तो सोच रहे हैं बस सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर दिया कि आपने जितनी यूनिट खर्च की उतना आपका आ जाएगा। लेकिन इसने क्या रिएक्टिव पावर को कंसीडरेशन में लिया, नहीं लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं जो अभी अपनी प्रैक्टिकल जो है फ्लैट रेट नहीं है, मैं बता दूं आपको, है ना, जो प्रैक्टिकल अपनी टैरिफ चलता है उसके अंदर अपन रिएक्टिव पावर को भी देखते हैं, मैक्सिमम डिमांड कितनी उसको भी देखते हैं, और एक अलग से कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको भी देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, आप यूज करो ना करो, एक फिक्स चार्ज तो आता ही आता है, लाइक 250-300 रुपए जो भी होता है अलग अलग स्टेट बोर्ड्स का। तो इस तरह से तो ये बात हुई फ्लैट रेट टैरिफ। व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर चेंज एट डिफरेंट यूनिट पर रेट, इट इज कॉल्ड एज ए फ्लैट रेट टैरिफ। बात समझ में आई। चलो अब देखिए हम बात करते हैं कंज्यूमर्स आर ग्रुप इनटू डिफरेंट फेजेस। कंज्यूमर्स को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, जैसे कमर्शियल, डोमेस्टिक, रूरल, एंड ईच क्लास ऑफ कंज्यूमर इज चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट। डिफरेंट यूनिफॉर्म रेट्स पे ले रहे हैं, बात समझ में आई, बता भी दिया। फिर बात करते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर्स आर मेड कंसीडरिंग देयर डाइवर्सिटी फैक्टर एंड लोड फैक्टर। और एक चीज को ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स को इन्होंने जो डिफरेंशिएशन किया है कि इनका जो डाइवर्सिटी फैक्टर है और लोड फैक्टर कितना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अपन क्या चाहते हैं, लोड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो, अच्छा हो, तो उसके हिसाब से इनको कंसीडर कर दिया, ठीक है ना। फ्लैट रेट फॉर पावर लोड इज जनरली लोअर देन द लाइटनिंग लोड। कहने का मतलब क्या है कि फ्लैट रेट है, जो रेट है फॉर पावर लोड इज जनरली लोअर, मतलब उसको लोअर रखा है। और जो लाइटनिंग लोड है, जो आपके घर वाले जो लोड्स हैं, जैसे आपका सिंपली जो रेजिस्टेंसेस वाले लोड्स होते हैं, उसको क्या रखा गया है, कम पे रखा गया है कंपैरेटिवली पावर लोड में। तो ये किस में किया गया है, फ्लैट रेट टैरिफ में। बात समझ में आई। तो ये डिस्कशन हुआ अपना फ्लैट रेट टैरिफ का। तो आई होप आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, ये लिख लीजिए आप। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बाय मैनिपुलेटिंग द करंट वोल्टेज, बाय मैनिपुलेटिंग द करंट वोल्टेज कॉइल, ठीक है ना।
अरेंजमेंट, जो करंट वोल्टेज का जो कॉइल का अरेंजमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल बिटवीन वेरियस फ्लक्सेस, हम किसको चेंज कर रहे हैं, किसी एक कॉइल के अंदर जो करंट और वोल्टेज, जैसे आपने जानते होंगे सीसी और पीसी आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए ये करंट कॉइल, ये पोटेंशियल कॉइल है ना, तो ये एक तरह वोल्टेज कॉइल, तो इसके क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कॉइल अरेंजमेंट को, रिलेटिव फेज एंगल को भी चेंज कर रहे हैं, फ्लक्सेस। इंडक्शन कप रिले, बात हो रही है इंडक्शन कप रिले की। देखो रिलेज के भी टाइप होते हैं। अब इंडक्शन कप रिले में क्या होता है, एक कप बेस्ड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है रिले में, है ना। तो इंडक्शन कप रिले कैन बी मेड टू मेजर आइदर प्योर रिएक्टेंस और एडमिटेंस। तो जो इंडक्शन कप रिएक्टेंस है उसका काम क्या है, प्योर रिएक्टेंस और एडमिटेंस को मेजर करना, ठीक है ना। फिर कंटिन्यूएशन में हेंस इट इज यूज इन दी डिस्टेंस रिलेज। इसको किसमें यूज किया जाता है, डिस्टेंस रिलेज में, लाइक मोर रिले। किसको, इंडक्शन कप रिले को कहां यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं, प्योर रिएक्टेंस और एडमिटेंस। इट इज यूज इन द डिस्टेंस रिले लाइक मोर रिलेज, और मोर रिलेज का एक और नाम एडमिटेंस रिले एंड रिएक्टेंस रिले। तो क्या हम कह सकते हैं इंडक्शन कप रिलेज आर यूज इन दी मोर रिले और रिएक्टेंस रिले, है ना। आपका जो रिले का जो एडमिटेंस इंपेडेंस का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, 10-15-20 मिनट का जो भी बनेगा वो अपन बाद में बना लेंगे। अभी के लिए इतना आप समझ जाए। तो यहां तक आपको समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस इज अंडर वोल्टेज रिले। किसकी बात हो रही है, अंडर वोल्टेज रिले की। इज ए रिले विथ दैट हैज कॉन्टैक्ट्स दैट ऑपरेट। देखो कोई भी रिले होता है उसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो ऑपरेट करने की क्या होती है, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होती है। तो क्या कंडीशन है, ऑपरेट व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो ए सेट वोल्टेज। अगर उस रिले का एक सेट वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो गया, गिर गया, डिक्रीज हो गया, तो हम वो रिले, कौन सी रिले, अंडर वोल्टेज रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट। जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है। फिर देखिए, दीज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, जहां पे वोल्टेज कम होने की प्रॉब्लम है वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं, नो डाउट। फिर देखिए, टू डिटेक्ट शॉर्ट सर्किट ऑफ फॉल्ट। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज गिरता है या बढ़ता है, ऑब्वियसली वोल्टेज क्या कर जाता है, गिर जाता है। तो जहां भी ऐसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर होने के चांसेस हैं तो देयर वी कनेक्ट दी अंडर वोल्टेज, ठीक है ना। और हम कहां यूज करते हैं, ये हो गया पॉइंट। दीज आर यूज इन मोटर्स, अल्टरनेटर्स एंड इन बस बार्स। तो हम इन्हें मोटर्स में, अल्टरनेटर्स में एंड बस बार्स में हम इन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप इतना एक बार लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए कुछ पॉइंट्स अपन आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं ट्रांस रिले की। किसकी बात हो रही है, एक टाइप की रिले होती है ट्रांस रिले, है ना, एक डिफरेंट टाइप की रिले होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इस ए डिफरेंशियल रिले, ये कैसी प्रकार की रिले है, एक डिफरेंशियल रिले है। डिफरेंशियल रिले में क्या होता है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है एक कॉइल के अंदर। जैसे मैं बात करूं, करंट भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, वोल्टेजेस को भी कंपेयर करते हैं। तो करंट को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोल देते हैं, करंट डिफरेंशियल रिले। वोल्टेज को कंपेयर करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज डिफरेंशियल रिले। द अरेंजमेंट इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ओवर करंट रिले। किसके सिमिलर है, एग्जैक्टली ओवर करंट रिले के सिमिलर है आपका ट्रांस रिले। बट सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट क्लोज ऑन इटसेल्फ। जो सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग है वो खुद से क्लोज नहीं की जाती है, किसके केस में, ट्रांस रिले, ठीक है ना। तो ये बात हुई। फिर देखिए, दीज टाइप्स ऑफ रिलेज आर यूज्ड इन दी, इंपॉर्टेंट रहता है इसका एप्लीकेशन, फीडर प्रोटेक्शन, कहां पे जो फीडर्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, एंड द स्कीम। और इस प्रकार की स्कीम को क्या बोल दिया, नाम दिया जाता है, जो उसका नाम है ट्रांसले स्कीम। बात समझ में आई। तो ये किसकी बात हुई, ट्रांस रिले की। आगे चलते हैं, मैं बात करता हूं आर इंसुलेशन, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। जो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन। कहने का मतलब ये है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना इंसुलेशन आपका क्या होगा, कम, और जितनी कम लेंथ उतना ज्यादा इंसुलेशन।
तो अगर आपको इंसुलेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है इट मींस आपको क्या करनी पड़ेगी, जो लेंथ की लाइन है वो क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। तो जैसे जो लॉन्ग लाइंस होती है तो वहां पे जो इंसुलेशन क्या होता है, वीक हो जाता है। तो बात समझ में आई, चलो ठीक है ना। अब बात करते हैं सैग। आपने पढ़ा होगा जैसे ये दो टावर्स हैं, इसके बीच में सैग आ जाता है ना, झूलता हुआ सा जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन, इसको सिंपली अपन सैग कहते हैं। तो जो सैग का फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है, WL²/80। अब आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछा जाता है, एक रिलेशन बिटवीन यहाँ पे जो T है वो है टेंशन, क्या है, टेंशन की जो पोल्स हैं, जो उस लाइन में जो खिंचाव है, तनाव है, उस टेंशन का रिलेशन क्या है, सैग से। तो अब बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या दिख रहा है, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सैग ज्यादा होगा, सैग ज्यादा होगा तो जो टेंशन है वो क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब जितनी ज्यादा झूली हुई होंगी, मतलब आप किसी धागे को लो सिंपली, है ना, यहां बांध दो, आप उसको एकदम ढीला छोड़ दो, तो ढीला छोड़ दोगे तो जो आपके जिस पे आपने बांधा है वहां पे कभी भी टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, नहीं होगा, वो एकदम लूज होंगे। लेकिन अगर आप उसको जैसे जैसे टाइट करते जाओगे तो जो पोल्स हैं, जो आपने जिस पॉइंट्स पे उसको स्टिक किया है वहां पे क्या आ जाएगा, दबाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। तो इट मींस जैसे जैसे सैग क्या होगा, कम होगा, मतलब जो ये झुलाव है, मतलब जो झुकी हुई जो है वो कम होता जाएगा, जो टेंशन क्या होगा, बढ़ता। बात समझ में आई। तो ये बात हुई अपनी सैग की। अब देखिए हम बात करते हैं सस्पेंशन स्ट्रिंग इंसुलेटर। देखो आपने क्या होता है, इंसुलेटर्स के अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अपन पढ़ते भी हैं सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर, जो इस तरह से अपना अरेंजमेंट आपने देखा होगा कभी। जैसे मान लीजिए टाई कर दिया, ये होता है ना, तो इसको ये कौन से प्रकार के इंसुलेटर में आ जाते हैं, सस्पेंशन। तो एक की सपोज रेटिंग 11 kV है, इसकी भी 11 kV, तो तीनों की मिलके कितनी हो गई, 33 kV क्या हो जाता है, इनका इंसुलेशन हो जाता है। अब उसी के अंदर बात करते हैं, व्हेन सस्पेंशन इंसुलेटर इज यूज्ड टू सस्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंसाइल लोड। क्या बात हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन ये यहां से आ रही है, एक लाइन यहां से आ रही है, तो आप क्या करना होता है, आपको इस पॉइंट पे इंसुलेटर को टाई करना होता है, बांधना होता है। तो सस्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंसाइल लोड ऑफ कंडक्टर, ये सस्टेन कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंसाइल लोड को, एंड इट इज रेफर्ड एज ए स्ट्रेन इंसुलेटर। और इस प्रकार के इंसुलेटर जब वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंसाइल लोड को क्या करके रखें, सस्टेन करते हैं, तो उनको हम क्या रेफर दे देते हैं, इट इज ए स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये बात हुई किसकी, स्ट्रेन इंसुलेटर। फिर देखिए इसी के अंदर चल रहे हैं इसी टॉपिक में, व्हेन देयर इज ए डेड एंड, डेड एंड जैसे ये डेड एंड है, ये क्या हो गया आपका, एक लाइन यहां से आ रही थी, ये डेड एंड, और देयर इज ए शार्प कॉर्नर, ये भी शार्प कॉर्नर है इन ट्रांसमिशन लाइन, द लाइन हैज टू सस्टेन ए ग्रेट टेंसाइल लोड। जो लाइन है उसको, वही ऑब्वियस सी बात है, एंड पे क्या होगा, उसको ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, कंडक्टर और स्ट्रेन, टेंसाइल लोड ऑफ कंडक्टर और स्ट्रेन। तो वहां पे क्या होगा, जो स्ट्रेन है और जो ट्रांसमिशन लाइन पे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ए स्ट्रेन इंसुलेटर मस्ट हैव कंसीडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जो स्ट्रेन इंसुलेटर है, मेरे को बताइए, वो कमजोर होगा तो चलेगा नहीं, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो तो मजबूत होनी ही चाहिए, एज वेल एज नेसेसरी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, कि भाई उसका जो काम है, जिस पर्पस के लिए हम लगा रहे हैं, दैट इज इंसुलेशन, वो भी वो प्रॉपर करे, तो हम यूज करते हैं किसको, स्ट्रेन इंसुलेटर को। फिर देखिए ये बात हो गई, तो ये बात होगी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है वोल्टेज लेवल। अब आपसे क्या होता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है ये वोल्टेज लेवल किसका है, अब आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इधर देखिए, आपको ध्यान रखना है इस टेबल को, वोल्टेज लेवल और नॉमिनल रेंज की हमारी बात हो रही है कि किसका, हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन जो एंड है उसके रिस्पेक्ट में। तो लो वोल्टेज का मतलब अप टू 400 वोल्टेज की जो भी लाइन्स होगी उसको हम किसकी कैटेगरी में मानेंगे, लो वोल्टेज लाइन। फिर वोल्टेज लेवल, मीडियम वोल्टेज 400 वोल्ट टू 1000 वोल्ट, तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, मीडियम। हाई वोल्टेज की मैं बात करूं
तो 1000 वोल्ट टू 11 केवी किसकी कैटेगरी में आ गया, हाई वोल्टेज में। सुपर हाई वोल्टेज 11 केवी से 33 केवी किसकी कैटेगरी में आ गया, सुपर हाई वोल्टेज। फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो किसकी कैटेगरी, अबव, मतलब 33 केवी से अबव जितनी भी जो वोल्टेज लेवल होगा वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे, एट द रेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की नहीं, ये बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। बात समझ में आई? चलो अब देखिए फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन और उनकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत कॉमन है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत। प्राइमरी ट्रांसमिशन, बात हो रही है ट्रांसमिशन की एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है आपका हायर वोल्टेज, दैट इज 132 केवी। कितने पे, 132 केवी। प्राइमरी के बाद आपका किया जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, वो कितने पे होता है, 33 केवी। आपके आस पड़ोस में जो बड़े बड़े हाई टेंशन टावर्स होंगे वहां पे यूजुअली आपने 33 केवी देखा होगा ट्रांसमिशन के केस में। ये बात हो गई किसकी, ट्रांसमिशन की। फिर मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपके ट्रांसफॉर्मर है तो ये प्राइमरी की कैटेगरी में, लेकिन एक सेंटर से आपके पास आ रहा होगा तो वो आता है सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे जो वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 11 केवी। और जो फिर आपके घरों के आसपास आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे होता है, 400 वोल्ट पे आपका क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये बात हो गई किसकी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये जो पावर सिस्टम से रिलेटेड जो अपने नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स अप्रॉक्स कवर हो गए हैं। तो पावर सिस्टम आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट नोट्स की तरह से कंप्लीट हो गया। अलग से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अपन और वीडियोस में कवर करते रहेंगे। तो आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। और अगर कोई भी डाउट आता है या कैसे लगता है मैं वीडियोस, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।